दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि DTRPLS BTGT मैथमेटिक्स का एग्जाम बस होने ही वाला है। तो उस सीरीज़ में हम पैडागोजी की जो सीरीज़ है वो चला रहे हैं। उस सीरीज़ में ये अगला वीडियो है यानी कि 26th वीडियो है और ये सारे क्वेश्चन हम वो डिस्कस करते हैं जो DTRPLS के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। जैसा कि PGT बायो 2025 में 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में ये पेपर पूछा गया है। ये PGT का था तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं। आपका TGT का क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें 10 पैडागोजी के क्वेश्चन आएंगे। हम चाहते हैं आपके जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सही हों, 10 आउट ऑफ 10 आप उसमें लाएँ जिससे आपकी मेरिट अच्छी बने। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं साइंस बंकर्स से, वहाँ पे आपको PDF वगैरह इसकी मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वीडियो बाइलिंगुअल होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ जेंडर रूल्स। तो इसमें जेंडर रूल्स यानी कि लैंगिक भूमिकाओं की प्रकृति को सबसे अच्छी तरह कौन व्यक्त करता है। तो इसमें पहला है डिटरमाइनिंग ओनली बाय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, केवल शैक्षिक योग्यता द्वारा निर्धारित। परमानेंट एंड नेचुरल, स्थायी और प्राकृतिक होते हैं जेंडर रूल्स, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। थर्ड है सामाजिक रूप से निर्मित। तो जेंडर मैंने बोला था कि ये सामाजिक दी हुई ये सोशल टर्म है, तो सामाजिक रूप से निर्मित और संस्कृतियों के अनुसार ये रूल्स भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड वेरी अक्रॉस कल्चर्स, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। 4 देख लेते हैं, बायोलॉजिकल एंड आइडेंटिकल अक्रॉस कल्चर्स, जैविक और सभी संस्कृतियों में समान। तो सभी संस्कृतियों में समान नहीं होते और ना ही जैविक होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग रेफर्स टू, यानी कि जो सीखने में स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग मैंने आपको बताया था, स्कैफोल्डिंग एक तरीके से एक स्ट्रक्चर, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है लर्नर को, और उसको जब वो गेन कर लेता है, ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, तो सपोर्ट को वहाँ से हटा लिया जाता है। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग इज इन लर्निंग रेफर्स टू किसको प्रोवाइड करती है, मार्गदर्शित सहयोग प्रदान करने जो विद्यार्थियों के निपुण होने पर धीरे धीरे कम हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन देखने पे ही आप पता लगा पाएंगे। सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाना नहीं हो सकता है, स्थायी सहायक संरचना भी नहीं है, और कार्य से सभी कठिनाइयों को हटा देना भी इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। स्कैफोल्डिंग का मतलब है एक गाइड सपोर्ट है ना देना, जिससे कि ग्रेजुअली जो स्टूडेंट है जब आप मास्टरी गेन कर ले तो उसको फिर हम सपोर्ट को हटा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो ये टर्म दी हुई है ये भी आप देख लें कि जो स्कैफोल्डिंग के अनुसार ये जो टर्म दी हुई है वाइगोत्स्की की दी हुई है, और ये वो प्रक्रिया जिसमें शिक्षक या सहपाठी विद्यार्थियों को उसकी निकटतम विकास क्षेत्र यानी ZPD है ना, ZPD के बारे में भी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। इसमें सहायता प्रदान करते हैं और धीरे धीरे कम कर दी जाती है, जिससे विद्यार्थी जो है आत्मनिर्भर होकर अपना कार्य को स्वयं करने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी किसे कहते हैं, विश्वसनीयता का क्या अर्थ है। तो विश्वसनीयता का जो अर्थ है इसका वो आप देखेंगे कि पुनरावृत्ति और स्थिरता, यानी रिलायबिलिटी आप किसी भी चीज़ की तब कहेंगे जब वो स्थिर हो, कंसिस्टेंट हो। इसके बाद टीचर फीडबैक की प्रतिक्रिया नहीं है रिलायबिलिटी, पूरा करने में लगा समय भी रिलायबिलिटी नहीं कहलाता, और कठिनाई स्तर को भी हम रिलायबिलिटी नहीं बोलते, उसको डिफिकल्टी इंडेक्स बोलते हैं। तो रिपीटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी या पुनरावृत्ति और स्थिरता ही इसका करेक्ट अर्थ है। एक बार देख लें कि वैधता में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये दोनों जो टर्म्स हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाती है दिमाग में और वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, जो रिलायबिलिटी है ये कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट है इसका मतलब, ठीक है, यानी कि रिजल्ट जो है उसमें कंसिस्टेंसी हो। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, वेदर द टेस्ट मीजर व्हाट इज सपोज टू मीजर, है ना। ऐसे फोकस की बात करें तो रिलायबिलिटी का जो फोकस होता है वो स्टेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी पर होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा। बाकी जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी रेलेवेंस और करेक्टनेस से मतलब है, आप समझ के चलें। जैसे अगर मान लीजिए आप जो दवाइयों पर एक्सपायरी डेट देते हैं वहाँ पे वैलिडिटी होती है, वहाँ रिलायबिलिटी नहीं, वहाँ वैलिडिटी होती है। रिलायबिलिटी का आप एक ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए आपके पास में एक मेडिसिन है, एक वैलिडिटी होती है, इसको तब तक खाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक, तब तक ये करेक्ट है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है ना, एक टाइम बाद जैसे ही एक डेट आती है उसके बाद वो वैलिड नहीं रहती। जबकि रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो कंपोजिशन है ना, वो कितनी इफेक्टिव है, ठीक है, उसे आप रिलायबिलिटी बोलते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए कोई मेडिसिन बहुत पॉपुलर है तो ज़रूर उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो उसको रिलायबल बनाते हैं, यानी कि जो काम करते हैं। तो रिलायबिलिटी का मतलब है कि रिपीटेडली कई बार किसी चीज़ को आप किसी दवा को किसी को दे रहे हैं और वो कंसिस्टेंट जो टेस्ट मतलब रिजल्ट हैं उसको शो कर रहा है। तो वैलिडिटी जो है वो करेक्टनेस से है, रिलायबिलिटी रिपीटेबिलिटी कैसा मतलब बार बार रिजल्ट कैसा मिल रहा है उससे रिलेटेड, है ना। तो वैलिडिटी का मतलब है करेक्टनेस से। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप एग्जाम्पल से भी देखेंगे, जैसे एक वेइंग मशीन जो है वो सेम वेट हमेशा दिखाती है, जैसे बार बार आपका वेट मान के लिए 70 है तो 70 ही दिखाएगी हर बार, ठीक है। और उसकी वैलिडिटी से क्या मतलब है कि वो शोइंग द ट्रू वेट, है ना, वो ट्रू वेट शो कर रही है कि नहीं, ये उसकी वैलिडिटी है, वैलिड है कि नहीं, जो वेट उसने नापा है वो वैलिड है कि नहीं। और बार बार जब आप उसको चेक कर रहे हैं वो सेम ही वेट दिखा रही है, उसकी रिलायबिलिटी है। तो मैंने 2 एग्जांपल्स दे दिए, मेडिसिन का भी दे दिया आपको और इसका भी दे दिया, मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डेस्ट थ्योरीज टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट इन अ लर्नर, यानी सिद्धांतकारों के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी में समझ या अंतर्दृष्टि जो है उसको विकास किया जाता है। तो इस जो प्रोसेस है जिसमें कि हम थ्योरिसिस्ट के अकॉर्डिंग, इंसाइट के अकॉर्डिंग, है ना, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी वीडियो में पूछा है, अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट जो डेवलप होती है वो किस में डेवलप होती है दोस्तों, ये आपका जो है ह्यूमनिस्टिक वैल्यू रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें इंसाइट, ये गेस्टाल्ट की दी हुई टर्म है, तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। कार्ल रोजर भी ह्यूमनिस्टिक से ही ब्रो करते हैं, तो कार्ल रोजर का कहीं नाम आया, गेस्टाल्ट का है, तो ह्यूमनिस्टिक आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द मीजर इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेट, है ना, कि ऊंचाई और वजन के संदर्भ में क्या मापा जाता है। तो आप बताइए, ऊंचाई और वजन, है ना, आप जो नापते हैं ऊंचाई और वजन, उससे आप क्या नाप सकते हैं ना, ग्रोथ, है ना, कि जो वजन है वो कितना बड़ा या ऊंचाई कितनी बड़ी या कितनी घटी, तो ग्रोथ को देखते हैं हम, तो उससे न्यूट्रिशनल लेवल नहीं पता लगता, उससे ग्रोथ पता लगती है।
बाकी 6th देखते हैं, विच प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन सजेस्ट दैट सब्जेक्ट मैटर शुड बी लॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली अरेंज, यानी करिकुलम निर्माण में कौन से सिद्धांत का सुझाव है कि भाई विषय वस्तु को तार्किक और मानसिक रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो विषय वस्तु को तार्किक और मानसिक यानी लॉजिकल, ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल कैसे उसको अरेंज किया जाना चाहिए, तो ये कौन से सिद्धांत का सुझाव है, ये आपका इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन का सुझाव है, इसको ध्यान रखेंगे। अब एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंट जो हमने ये टर्म्स दे रखी हैं, अलग अलग सिद्धांत प्रिंसिपल दे रखे हैं, ठीक है, इनके क्या उद्देश्य हैं और मुख्य विचार क्या है, क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी इनमें से पूछ लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है समय का आवंटन सिद्धांत, टाइम ऑफ एलोकेशन। इसका जो अर्थ है या इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, वो है विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त समय देना, और इसका जो मुख्य विचार है वो यह है कि सुनिश्चित करता है कि भाई प्रत्येक विषय को सीखने के लिए पर्याप्त समय मिले ताकि अधिकतम प्रभावी हो, यानी लर्निंग जो है इफेक्टिव हो। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो सोशल यूटिलिटी का सिद्धांत है, पाठ्यक्रम का समाज और जीवन से संबंधित है ये, ठीक है, यूटिलिटी वाला। ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस वीडियोस में, मैंने डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, आप देख सकते हैं। विषय सामग्री को सामाजिक और व्यवहारिक संदर्भ से जोड़ना ताकि सीखने का अनुभव उपयोगी हो, है ना, इसलिए यहाँ उपयोग से है, तो इसलिए यूटिलिटी आपको ध्यान रखना है। इसका जो मुख्य विचार है वो यूटिलिटी है। जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन है यानी संरक्षण का जो सिद्धांत है वो बताता है कि पहले सीखी गई चीज़ों को बनाए रखना है और उसी से नई चीज़ें बनानी है, यानी कि सुनिश्चित करता है कि ज्ञान और कौशल का एक व्यवस्थित संचय जो है वो हो और पिछला अधिगम खो ना जाए, यानी जो आपकी प्रीवियस लर्निंग है उसको खोए बिना अगली लर्निंग आपको सीखनी है। तो ये कंजर्वेशन जो है ये आपको ये बताता है। और जो फोर्थ है वो है एकीकरण का और सहसंबंध का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया। इसका जो अर्थ है वो ये है कि विषयों को आपस में तार्किक रूप से जोड़ना और मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़ना, यानी लॉजिकल और साइकोलॉजिकल, मैंने आपको बताया। इसका जो मुख्य विचार है दोस्तों वो है सामग्री को अच्छी तरह से व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों के लिए, है ना, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ सकना, है ना, विद्यार्थियों को नए ज्ञान से पुराने ज्ञान से जोड़ सके और अधिकतम सहज और संगठित बने, है ना, कंस्ट्रक्ट करे वो अपनी लर्निंग को। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रिंसिपल आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिल्कुल काम में आएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज अ स्कूल सब्जेक्ट, स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, विषय मतलब विद्यालय विषय क्या है, तो ये एरिया है ऑफ लर्निंग का विद इन द स्कूल करिकुलम, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल तो हो ही नहीं सकता, आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है, तो सिंपल बन जाता है ये क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एम टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कौन सा ऐसा है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो SSA है, सर्व शिक्षा अभियान है, वो एम करता है टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि ये एम करता है कि सर्व शिक्षा अभियान जो एम करता है वो ये करता है कि सार्वभौमिकरण, है ना, शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू एक्यूरेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन के संदर्भ में सटीकता के समकक्ष क्या माना जाता है, तो वैलिडिटी जो है वो सटीकता के समकक्ष मानी जाती है, मैंने बताया भी था अभी आपको, ठीक है, ओवरलैपिंग टर्म्स हैं, तो आप ध्यान रखना ये भी, ठीक है। असेसमेंट, इसमें एक्यूरेसी और वैलिडिटी इन दोनों का कॉन्सेप्ट रहता है। स्टूडेंट डेवलप 3 वर्जन्स ऑफ वर्कशीट, बेसिक रिकॉल, एप्लीकेशन बेस्ड एंड क्रिटिकल थिंकिंग, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, यानी एक शिक्षक 3 प्रकार की वर्कशीट तैयार करता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, और ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल डेफिनेटली इसको सही लगा पाएंगे। बुनियादी याददाश्त, अनुप्रयोग आधारित यानी एप्लीकेशन बेस्ड, आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग, इन 3 तरह की ये वर्कशीट तैयार करता है। तो ये किस दृष्टिकोण का एक उदाहरण है, तो इसमें देखिए आप, क्योंकि तीनों अलग अलग तरीके की वर्कशीट बनाई गई हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड है और बेसिक रिकॉल पर बेस्ड है, यानी मेमोरी बेस्ड है, याददाश्त से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा भिन्नीकृत शिक्षण, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, ये मैंने जो क्वेश्चन है ये PGT में आया हुआ है और भी एक एग्जाम में आया हुआ है, अभी रिसेंटली मेरे को याद नहीं आ रहा है कि कौन सी शिफ्ट में आया है, बट ये 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, भिन्नीकरण शिक्षण। देखिए टाइम बाउंड हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि टाइम का कोई जिक्र नहीं है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सबके लिए एक वर्कशीट तैयार नहीं किया, और यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग वर्कशीट है, तो इसमें काम भी अलग अलग है, ठीक है, इनका फॉर्मेट भी अलग अलग है। तो डिफरेंशिएट यानी भिन्नीकरण शिक्षण, ये देखने के लिए कि भाई डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे क्योंकि तीनों वर्कशीट अलग अलग तरीके की है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ आर्ट, इसमें से कौन सी कला का एक प्रकार नहीं है, तो देखिए डांस, राइटिंग, म्यूजिक, ये तीनों ही कला के प्रकार हैं, जबकि तार्किक जो तर्क है, लॉजिकल रीजनिंग, ये आर्ट का प्रकार नहीं है। 12th क्वेश्चन है विच अप्रोच टू लर्निंग डिस्क्राइब लर्निंग एज अ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, तो कौन सा इसमें से अधिगम दृष्टिकोण है जो अधिगम को उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध के रूप में वर्णित करता है, तो ये बिहेवियरिस्ट ही कहलाता है, ठीक है। कॉग्निटिव आपको पता है, संज्ञा मैं कई बार बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में भी, है ना, तो ये जो है व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, जिसमें हम स्टिमुलस और रेस्पॉन्स को देखते हैं, यानी किस स्टिमुलस के लिए क्या रेस्पॉन्स दिया, और बिहेवियरिस्ट में आपको ध्यान रखेंगे पेवलॉव का नाम, है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग, और BF स्किनर जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये दोनों ही मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताए हैं बहुत डिटेल में, आप देखें जाके प्रीवियस वीडियोज़ को। हाउ मेनी डिसेबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड इन राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट, विकलांगता के अधिनियम में राइट ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी की बात हो रही है, तो जो 21 विकलांगताओं को मान्यता दी गई है 2016 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। 14th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ सिविक एंड सोशल नीड इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन एम्फसाइज, यानी कि करिकुलम निर्माण में नागरिक और सामाजिक आवश्यकताओं के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सिविक एंड सोशल नीड क्या जोड़ देता है, देखिए 5वां आ गया, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये किस चीज़ पर जोड़ देता है, और अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शन है, ठीक है, ये अपने आप ही बता देंगे कि क्या करेक्ट है इसमें आंसर। देखिए पहला है छात्रों को विदेशी रोजगार के लिए तैयार करना, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकता।
व्यक्ति को समाज दोनों का विकास, ठीक है, ये बिल्कुल हो सकता है। तीसरा, केवल राष्ट्रीय इतिहास पढ़ाना, ठीक है, टीचिंग ओनली नेशनल हिस्ट्री, ये भी सिविक और सोशल नीड पे जोर नहीं देता। और सहपाठियों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये भी इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसका सेकंड ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन देखने से पता लग रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच अप्रोच कंसिडर द एनवायरमेंट मोर इंपॉर्टेंट हेरिडिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यवहार में निर्धारित में वंशानुक्रम की तुलना में पर्यावरण को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है ना। तो ये जो है बिहेवियर के अंदर हेरिडिटी की तुलना में एनवायरमेंट ज़्यादा है, तो इसको बिहेवियरिस्ट थ्योरी बोलते हैं, है ना, व्यवहारवादी, ठीक है। 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द माइकल हैलिडे डायमेंशन ऑफ रजिस्टर वेरिएशन, यानी कौन सा निम्नलिखित में से माइकल हैलिडे की रजिस्टर विविधता के आयामों में से नहीं है। तो देखिए इसमें जो है आंसर जो रहेगा वो थर्ड रहेगा। उसका देखिए रीज़न क्या है, जो एक्चुअली माइकल हैलिडे हैं, ठीक है, इन्होंने बोला है कि रजिस्टर वेरिएशन में 3 तरह के वेरिएशन हैं, 3 तरह के मतलब 3 इसके आयाम हैं, है ना, 3 है। तो पहला मोड है, यानी कि कम्युनिकेशन का मोड क्या रहेगा, ठीक है। मोड का मतलब ये है कि जैसे इसमें आप ऐसे मान के चलिए इंस्ट्रक्टर है, मतलब दो हैं, वक्ता और श्रोता का इसमें हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो लिसनर है और एक स्पीकर है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज में, यानी मोड क्या रहेगा कम्युनिकेशन का, एक तो ये आयाम है। दूसरा फील्ड, किस विषय में बात हो रही है, किस क्षेत्र में, मतलब फील्ड का मतलब है किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे बात हो रही है, ठीक है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो सब्जेक्ट, किस बारे में बात कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मोड क्या है, और तीसरा टेनर, मतलब उनके बीच में रिलेशन क्या है ना, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लिसनर एंड स्पीकर, ठीक है, श्रोता और वक्ता में बीच में जो रिलेशन है, एक तो वो क्या कम्युनिकेशन है और किस सब्जेक्ट पर बात हो रही है, इन तीनों पर बात हो रही है। तो माइकल हैलिडे इन 3 आयामों की बात करते हैं, तबकि जो ये क्षेत्र वाला है ना, या भूगोल या रीजन वाला है, ये डायलेक्ट वेरिएशन में आता है, ना कि रजिस्टर वेरिएशन में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मैंने बता भी रखा है, ठीक है। आप देखेंगे कि माइकल हैलिडे एक भाषा वैज्ञानिक हैं और एसएफएल का विकास इन्होंने किया है और बताया है कि भाषा के जो सामाजिक और कार्यात्मक पहलू हैं इन पर जोर देकर के बताया कि भाषा का उपयोग किस संदर्भ के अनुसार बदलता है। इसे रजिस्टर वेरिएशन बोलते हैं। 3 आयाम हैं, देखिए, फील्ड, टेनर और मोड। ये बताता है कि भाई मुख्य विषय का काम क्या है, विज्ञान की कक्षा में प्रयोग का वर्णन है, जैसे मान के चलिए। टेनर के बीच में सामाजिक और भूमिका संबंध को दर्शाता है, यानी कि जो संवाद हो रहा है श्रोता और वक्ता के बीच में, उसको, जैसे शिक्षक और विद्यार्थी, मित्र मित्रों के आपस में। मोड है कि भाई किस संदेश को किस रूप में संप्रेषित किया जा रहा है, किस वे में कम्युनिकेट किया जा रहा है, लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है ना, औपचारिक अनौपचारिक भी हो सकता है। तो यही काम किया है हैलिडे साहब ने, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज सोशली एक्सपेक्टेड ऑफ वीमेन इन मैनी कल्चर्स, तो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो ज़्यादातर कल्चर्स में एक महिला से, ठीक है, सामाजिक रूप से क्या है, अपेक्षित है। तो उसमें आप देखेंगे पालन पोषण, देखभाल और गमजोशी, वार्मथ, केयरिंग और नर्चरिंग, ठीक है। एग्रेसिव एम्बिशन नहीं है, ऑथोरिटिवनेस और कंट्रोल नहीं है ज़्यादातर में, और फिजिकल स्ट्रेंथ और डिसिजननेस भी नहीं है। तो ज़्यादातर ये जो है एक्सपेक्ट किया जाता है, नर्चरिंग, केयरिंग एंड वार्मथ। 18 क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस आर परसेप्शंस ऑफ अ लर्नर प्रोसीड थ्रू डिफरेंशिएशन, जनरलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, यानी कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षार्थियों की धारणाओं को भिन्नता, सामान्यीकरण और पुनर्संरचना के माध्यम से संसाधित किया जाता है। तो इसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या हम बोलें कि कॉग्निटिव अप्रोच, कॉग्निटिव दृष्टिकोण, इसको हम संज्ञात्मक दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं। 19 देखते हैं, नॉट अ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कौन सा इसमें से विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। तो जाति का किसी भी डेवलपमेंट से कोई लेना देना कैसे भी नहीं है। भाई न्यूट्रिशन का डेफिनेटली लेना है, जितना अच्छा न्यूट्रिशन होगा उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। जेनेटिक्स का बिल्कुल लेना देना है, ठीक है, और संस्कृति, कल्चर का भी बिल्कुल डेफिनेटली लेना देना है, लेकिन किसी कास्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द वर्ड डिसिप्लिन इज डेराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड डिसिपुलस, यानी कि ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है डिसिप्लिन वर्ड। तो ध्यान रखेंगे, डिसिपुलस जो है लैटिन भाषा का वर्ड है और इससे ही क्या डेराइव हुआ है, डिसिप्लिन टर्म, ठीक है। तो ये था वीडियो दोस्तों 20 क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और बाकी वीडियो जो प्रीवियस हैं वो भी बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो जैसे ही आपको 5-10 मिनट में प्लीज़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए वीडियोस को शॉर्ट रखा जाता है और एक्सप्लेनेशन कोशिश ये रहती है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए दोस्तों। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो प्लीज़ कर दें और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल को भी हमारे आप ज्वाइन कर लें, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहती हैं पीडीएफ की फॉर्म में। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स अनाउंस होती हैं D2+B की, वो भी आपको हम टेलीग्राम चैनल पर बताते रहते हैं।